हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित बंसल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमित मेडिक चुरिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी ऑफ ब्लड, वो भी इजी लैंग्वेज में। आपको दूंगा एडवांस नॉलेज और इजी लैंग्वेज में, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक। लेट स्टार्ट नाउ। आइए देखते हैं ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड इन नेचर में पाया जाता है। ये सर्कुलेट होते हैं क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स में। इसका टोटल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर होता है। पीएच होता है 7.4 जो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1.055 होता है। ये थी बेसिक चीज़ें। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको पहले से मालूम होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का मेनली काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वास्ट प्रोडक्ट, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ये कैरी करता है हार्मोन को। जब ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होता है तो उसको उसके टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। ये रेडिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर का। इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी पाया जाता है और जो WBC इसमें पाया जाता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से और फॉरेन बॉडी से। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, इट मीन्स ये हीमोरेज नहीं होने देता है बॉडी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में दो चीज़ें पाया जाता है, पहला प्लाज्मा और सेकेंड सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। यहाँ पे मैं एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले हम लोग विड्रॉल करते हैं ब्लड को, देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन हम देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 3 भाग में बढ़ जाता है ब्लड। जो सबसे नीचे बढ़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट या RBC। जो ऊपर होते हैं, जो टॉप में होते हैं, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और एक बीच में इरेथ्रोसाइट और प्लाज्मा के बीच में एक पतला लेयर बनता है जिसे बफी कोट कहते हैं। यहाँ पे अच्छा से दिया गया है। जो टॉप में है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% होता है। जो सेडिमेंट में रहता है जिसे RBC कहते हैं, जो 4.5% होता है। और जो बीच में एक पतला लेयर होता है जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल कहते हैं। और इसमें प्लेटलेट्स भी रहता है लेस देन 1%। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है इसी को बफी कोट कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ब्लड को 2 भाग में बांटे थे, एक प्लाज्मा और दूसरा सेलुलर कंस्टिट्यूएंट। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 55% ऑक्युपाई होता है पूरे ब्लड का। इसमें फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन विच द सेलुलर एलिमेंट आर सस्पेंडेड। फ्लूइड में जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। इसका देखते हैं कंपोजिशन। तो 91% इसमें वाटर होता है। नॉन डिसेबल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, एंजाइम। और डिफ्यूजेबल कंस्टिट्यूएंट होते हैं हार्मोन, विटामिन, एनाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट जैसे ग्लूकोज, AAFA, TG, इट मीन्स ट्राइग्लिसराइड। और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और कैटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, केटनिन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डिस्कस करते हैं इरेथ्रोसाइट के बारे में। इरेथ्रोसाइट को आपको मालूम होगा कि RBC बोला जाता है। ये सेलुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, डिस्क शेप्ड होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में Fe होता है, जो Fe मीन्स आयरन। आयरन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ये एसिड और बेस को बैलेंस करके रखता है। जब हमारा ब्लड एसिडिक होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब बेसिक होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए RBC का काम होता है इसको बैलेंस बना के रखना। ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, आपको मालूम होगा। इसका नॉर्मल काउंट 4.5 to 5 होता है। इसको याद करके रखिएगा क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू या एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मल काउंट याद कीजिए 4.5 to 5 मिलियन। यहाँ पे एक फिगर समझाने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले देखते हैं हीम।
हीम जो होता है, बहुत सारा हीम मिल करके हीमोग्लोबिन बनाते हैं और बहुत सारा हीमोग्लोबिन मिल करके इरेथ्रोसाइट बनाते हैं। आइए देखते हैं आरबीसी का लाइफ स्पेन। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। इसका थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होता है और इसका डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिजीज ऑफ इरेथ्रोसाइट। देखते हैं कि अगर इरेथ्रोसाइट का काउंट बढ़ता है या घटता है तो कौन कौन सा डिजीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले है पॉलीसाइथेमिया, देन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया और थैलेसीमिया। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया कब कहेंगे? जब आरबीसी का नंबर इंक्रीज करता है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। कब इंक्रीज करेगा आरबीसी? हाई एटीट्यूड, यानी आप बहुत ऊंचे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और उस टाइम आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। उस टाइम आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल बोले तो ये जन्मजात हो सकता है। हाइपरप्लेसिया या बोन मैरो, जब बोन मैरो में ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स से अगर पॉलीसाइथेमिया आपको है तो क्या क्या सा सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, रेड फेस हो जाएगा, रेड आई हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हीमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग का भी कंडीशन हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज कर जाता है और हीमोग्लोबिन के लिए नेसेसरी होता है आयरन। जब आयरन की डेफिशिएंसी होगा तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस रुक जाएगा, देन आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? वीकनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ज़्यादा दम फूलने लगेगा। डायग्नोसिस इसका क्या है? पेलनेस ऑफ टंग, कंजेनाइटा ऑफ नेल, जिप जो है कि वाइट पड़ जाता है, जो उंगलियां होता है, जो नाखून होगा वो वाइट हो जाएगा और इसको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करके इसका पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी हो जाती है और विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड नेसेसरी होता है मैचुरेशन, आरबीसी के मैचुरेशन के लिए। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, आपका जीभ में इन्फ्लामेशन हो सकता है। एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, पैराथेसिया हो सकता है। पैराथेसिया में से हुआ बर्निंग या पिंग, वीकनेस ऑफ लिम्ब में वीकनेस आ जाएगा। रेटिकुलर न्यूराइटिस में से हुआ कि आपकी रेटिना में इन्फ्लामेशन हो सकता है, हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया कब होता है? जब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के मिकोसा में पाया जाता है, यहीं से ये सेक्रेट होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है B12 को ऑब्जर्वेशन में नेसेसरी होता है। जब B12 का डेफिशिएंसी हो जाता है तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी हो जाता है तो B12 को एब्जर्व नहीं कर पाता है। जब B12 को एब्जर्व नहीं करता है तो पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन हो सकता है। इसका भी सिम्टम्स जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरह ही होता है, सेम सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। जब एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो जाएगा देन ये पर्नीशियस एनीमिया अक्कर होता है। अब है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है हेरिडिटरी होता है। इट मीन्स अगर किसी पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया है तो उसके ऑफ स्प्रिंग को भी सिकल सेल एनीमिया हो सकता है।
इसमें जो होता है कि रेड ब्लड सिकल सेप्ट हो जाता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है, हीमोग्लोबिन जीन, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया अकर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया कब होता है? जब हीमोलाइसिस हो जाता है। इट मीन्स जब बहुत से जल्दी रेड ब्लड ब्रेक डाउन होता है, देन हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। ये हीमोलाइटिक एनीमिया किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है या इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के कारण भी हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया इनहेरिडिटी भी हो सकता है। इसका जब हीमोलाइटिक एनीमिया होगा तो इसका सिम्टम्स हो सकता है फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। देन जॉन्डिस के कंडीशन में भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अगर किसी को गॉल स्टोन है या पुल्मोनरी हाइपरटेंशन है, देन हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अब है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है इनहेरिटेड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। इट मीन्स यहाँ पे एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे कि फादर कैरियर है, इट मीन्स फादर को थैलेसीमिया है लेकिन वह अपीयर नहीं होता है, और मदर को भी थैलेसीमिया है लेकिन ये भी देखने में नॉर्मल है। जब दोनों के बीच क्रॉस होता है, जब दोनों के बीच सेक्सुअल कंटेक्ट होता है, देन ऑफ स्प्रिंग जब होते हैं तो रेशियो देखने को मिल सकता है। ये जो ऑफ स्प्रिंग हो गए वो अनइफेक्टेड सन होगा, कैरियर डाउटर होगी, कैरियर सन होगा, इफेक्टेड डाउटर होगी। कैरियर डाउटर कैरियर सन कहने का मतलब वो देखने में तो लगेगा कि नॉर्मल है, उसको थैलेसीमिया के कोई सिम्टम्स नहीं आएगा क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। और इफेक्टेड जो डाउटर होगी उसको थैलेसीमिया होगा, अनइफेक्टेड जो सन है ये नॉर्मल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास जेनेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। सिम्टम्स इसका आयरन ओवरलोड के कारण हो सकता है। बोन डिफॉर्मिटीज, इट मीन्स इनलार्ज स्प्लीन हो सकता है, स्प्लीन का लार्ज हो जाना। बोन डिफॉर्मिटीज मीन्स हुआ कि बोन डिसऑर्डर। अब है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। ये आप लोग फेमिलियर होंगे। इसमें देखा जाता है कि रेट देखा जाता है कि कितने देर में आरबीसी सेडिमेंट में बैठता है। ये सर को दो मेथड से किया जा सकता है, वेस्टर ग्रीन मेथड और विंड्रॉप्स मेथड से। ये नॉर्मल वैल्यू याद रखिएगा। मेल में ये 5 to 15 mm इन 1 आवर होता है और फीमेल में 2 to 20 mm इन 1 आवर होता है। जब ये सार बढ़ता है किस किस कंडीशन में बढ़ता है? एनीमिया, RA मीन्स रिमेटिक अर्थराइटिस, क्रोनिक पुल्मोनरी टीबी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब डिजीज में ये सर बढ़ जाएगा। और ये सर कब कम होता है? पॉलीसाइथेमिया वेरा, CHF क्रोनिक हार्ट फेल्योर। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे आरबीसी, और आरबीसी के बारे में हम लोग जान रहे थे कि एनीमिया के, खास करके एनीमिया के बारे में। अब देखेंगे ल्यूकोसाइट, इट मीन्स WBC। तो आइए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये लार्ज होता है आरबीसी से। इसका नॉर्मल रेंज 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm होता है। ये 5 सेल, मेनली 5 सेल इसका होता है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिजीज ऑफ ल्यूकोसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजीज ऑफ आरबीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज ऑफ ल्यूकोसाइट। पहला है ल्यूकोसाइटोसिस, देन ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया और इस्नोफिलिया। देखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। ल्यूकोसाइटोसिस जब WBC का काउंट 11,000 से एबव हो जाता है, देन ल्यूकोसाइटोसिस होता है। इसका कॉज क्या हो सकता है? पायोजेनिक इन्फेक्शन, इट मीन्स वैसा इन्फेक्शन जिसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है माइलोइड ल्यूकेमिया, इट मीन्स एक्सेस इमेच्योर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोले तो
हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट हीमोरेज, मेलिग्नेंसी ऑफ लीवर और डिजीज, अगर लीवर और डिजीज में कैंसर होगा तो भी ल्यूकेमिया कंडीशन होता है। अब है लीकोपेनिया। लीकोपेनिया कब कहेंगे? जब WBC का काउंट बिलो 4000 पर क्यूबिक एमएम हो जाता है तो उसे हम लोग लीकोपेनिया कहते हैं। जब WBC का संख्या बढ़ रहा था तो लीकोसाइटोसिस, और जब कम हो रहा है तो उसे लीकोपेनिया कहते हैं। इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉज हो सकता है इन्फेक्शन, अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया कब कहते हैं? जब ब्लड सेल का फॉर्मेशन रुक जाता है तो उसे हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मैलिग्नेंट लीम्फोमा, इट मीन्स कैंसर हो सकता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। मल्टीपल माइलोमा कैंसर जब हो जाएगा प्लाज्मा सेल में तो उसे हम लोग मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। और सेंसिटिव टू ड्रग्स, जो सल्फर ड्रग्स होते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं। अब है ल्यूकेमिया कब कहते हैं? जब एबनॉर्मल इंक्रीज करता है। जब नॉर्मल इंक्रीज कर रहा था तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब एबनॉर्मल इंक्रीज कर जाएगा, एबनॉर्मल इंक्रीज कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कि काउंट 20,000 हो जाए, 25,000, 30,000 क्यूबिक पर एमएम हो जाए तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर नहीं होता है। इसका कॉज क्या हो सकता है? रेडिएशन हो सकता है, केमिकल लाइक बेंजीन, ड्रग यूज इन कैंसर। अगर कोई व्यक्ति कैंसर का ड्रग ले रहा है देन उसको ल्यूकेमिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। रेट्रोवायरस जेनेटिक डिसऑर्डर। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब है इसनोफीलिया कब कहते हैं? जब इसनोफिल की संख्या बढ़ जाती है तो हम लोग उसे इसनोफीलिया कहते हैं। जैसे एलर्जिक अस्थमा, कुछ लोग होते हैं जिसको धूलकण से एलर्जी होता है तो उसमें मेनली इसनोफीलिया देखने को मिलता है। स्किन डिजीज में हो सकता है, ड्रग एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब ये लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट में कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है इसलिए इसे नॉन ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जिसे हम लोग नॉन ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होता है। लिम्फोइड ऑर्गन और मेनी टिश्यू में भी ये प्रेजेंट होंगे। ये जो होता है 20 to 25% ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकली इसको दो भाग में बांटते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल क्या करता है? बी सेल अपने सेल के बाहर ही जब कोई एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको मारता है। लेकिन टी सेल क्या करता है? इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको एकदम अच्छा सा बुला के दरवाज़ा बंद करके उसी में मारता है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, तो आपको बताया है कि दो भाग में बांटते हैं, टी और बी सेल। तो टी सेल थाइमस में पाया जाता है। थाइमस का स्पेसिफिक एंटीजन होता है ये जो होगा अंडरगो ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई पॉलीहीमोग्लूटिन, यानी ये सेल के बाहर ही पैथोजेन या एंटीजन को मारता है। और जो बी सेल होता है, बी सेल में एक माइक्रोविलाई होता है और ये सेल के अंदर लाइसिस करता है। अब है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है, लिम्फोपेनिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। देखते हैं लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है। लिम्फोसाइटोसिस जब काउंट 4000 से ज़्यादा हो जाता है और एसोसिएट विथ, ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? पर्टूसिस, लिम्फेटिक ल्यूकेमियासिस हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन हो सकता है, मीसिल्स, मम्प्स, रुपेला, चिकन पॉक्स। अब है लिम्फोपेनिया, इसका एब्सोल्यूट काउंट होता है लेस देन 1.5 × 10⁶ ml। ये एसोसिएटेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ACTH, एडवांस हेडकिंग्स डिजीज, एक्सेस रेडिएशन। आइए देखते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स राउंड होगा, बाइकनकेव होगा, इसका डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका एवरेज लाइफ स्पेन 5 to 10 डेज होता है, ये इसका नॉर्मल काउंट 2.5 लाख होता है। जनरल फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का जनरल फंक्शन देख लेते हैं। ये हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है,
ये ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। जैसे अगर किसी को कट जाता है तो उस टाइम प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये घाव को रिपेयर होने में मदद करता है। प्लेटलेट सेक्रेट डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर को सेक्रेट करता है। ग्रेन्यूल सेक्रेशन मीन्स ये ग्रेन्यूल्स का भी सेक्रेशन करता है। एडहेशन एंड एग्रीगेशन का काम करता है। प्रो कोगुलेशन का काम करता है। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग इम्यूनोलॉजी जब लेक्चर बनाऊंगा ये सब क्लियर करूंगा। फेगोसाइटोसिस का काम करेगा, यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे निगलने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन क्रिटिकल टू क्लॉटिंग का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड टू स्लो ब्लड लॉस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्लॉट आफ्टर इट हैज द फॉर्मेट व्हेन देन रिड्यूस द साइज ऑफ द वेसल्स एंड ब्रेक। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही बेनिफिट देगा आपके इंटरव्यू के लिए एंड आपके स्टडी के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।